पढ़ ली थी जिसका नाम था निखिलम विधि। निखिलम विधि से भाग करना हमने सीख लिया था और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया था। हम अगली विधि की आज बात करने जा रहे हैं जिस विधि का नाम है परावर्त विधि। परावर्त विधि के द्वारा किस प्रकार से भाग किया जाता है उसको हम आज देखेंगे। परावर्त विधि और गजांग विधि, इन दोनों विधियों को हम आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं। और आपको क्या है, किताब लेकर के बैठना है और जो भी रफ पेन कॉपी है, जो भी समझ में नहीं आए उसको दोबारा बैक कर लो वीडियो को और फिर दोबारा देखो, उसको ध्यान से देखो, सब कुछ समझ में आएगा। और फिर भी समझ में यदि नहीं आ रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं आज कौन से सूत्र के द्वारा, परावर्त विधि के द्वारा। परावर्त विधि, परावर्त विधि तुम्हें पता है कि क्लास 10वीं की जो मैथ है हमने कुछ दिनों में ही स्टार्ट की है, 2-3 दिन हो गए हैं। और यदि आपके पास में क्लास 10वीं की मैथ अब रेगुलर चल रही है, समझ लो, रोजाना एक वीडियो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो सूत्र परावर्त विधि के द्वारा हम देखते हैं आज भाग करना सीखते हैं, ठीक है। हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे, 14 क्वेश्चन कर लिए थे। आज 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। जो 15वां जो क्वेश्चन है वो है परावर्त विधि के द्वारा ही भाग। 15वां क्वेश्चन क्या है, 15वां क्वेश्चन है आपके पास में बुक के सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे और भी आपके पास में एग्जाम्पल भी कराए जाएंगे। यदि आपको कोई भी डाउट हो है एग्जाम्पल में, जो भी जिसमें भी डाउट है आपके पास में, आप मुझे मैसेज के थ्रू या किसी के भी थ्रू आप भेज सकते हो, समझ लो, ठीक है ना। तो आज 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां क्वेश्चन है भाग 97। तो आपसे बोला गया है कि 15वां और जो 16वां क्वेश्चन है ना, ये दोनों क्वेश्चन परावर्त विधि के द्वारा भाग है। तो हम बात करते हैं आज की इस परावर्त विधि के बारे में कि परावर्त विधि क्या है। देखो, परावर्त विधि में सबसे पहले आपको क्या मानना है, आधार मानना है। क्या मानना है, आधार मानना है। आधार मुझे पता है, तुम्हें पता होगा किसके अनुसार माना जाता है। आधार माना जाता है जो भी भाजक है उसके आधार पर। भाजक कितने अंकों का है, किसके करीब है, 100 के करीब है, तो 100 इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये समझ में आ गई आपके पास में। फिर निकाला जाता है विचलन। विचलन निकालना मैंने आपको सिखा भी दिया था गुणा में। गुणा जब निखिलम विधि के द्वारा किया था, तो निखिलम विधि में जो गुणा किया गया था तो उसके अनुसार आप उसमें भी विचलन निकाला जाता था। संख्या माइनस आधार होता था तो आधार घटाया जाता था, उपाधार होता था तो उपाधार घटाया जाता था। तो विचलन कैसे निकाला जाता है, वो ही सूत्र है आपके पास में, संख्या माइनस आधार। समझ में आई आपके पास में। तो संख्या क्या है आपके पास में, संख्या जो भी है भाजक आपके पास में, ठीक है। 97 या आप भाजक माइनस आधार कर सकते हो, ठीक है। संख्या माइनस आधार नहीं, भाजक माइनस आधार हो जाएगा इसमें, जो भी संख्या है, ठीक है। आप संख्या के चक्कर में कहीं भाज्य को मत घटा देना। तो सूत्र इसका होता है विचलन का, तुम्हें ध्यान रख लेना कि भाजक माइनस आधार। तो भाजक 97 हो गया, आधार 100 हो गया। तो मुझे बताओ कि इसमें कितना बच गया आपके पास में, 3 बच गया, ठीक है। लेकिन बात करते हैं भाजक कितने अंकों का है, 2 अंकों का। तो इसको 2 अंकों का बनाने के लिए क्या करेंगे आपके पास में, 0 आगे लगा देंगे, ठीक है। परावर्त विधि, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि परावर्त विधि में परावर्त का मतलब क्या होता है, परावर्त का मतलब होता है परिवर्तन। परावर्त का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। अब परिवर्तन किस चीज का परिवर्तन, अब परिवर्तन भाई साहब यहाँ पर मैथ चल रही है तो परिवर्तन में क्या है, चिन्हों का परिवर्तन। चिन्हों का परिवर्तन, देखो चिन्हों का परिवर्तन, लेकिन किसके चिन्हों का परिवर्तन। अब क्वेश्चन उठता है भाई साहब कि किसके चिन्हों का परिवर्तन, तो विचलन जो है 0 और 3 इसके चिन्हों का परिवर्तन। इसके चिन्हों का परिवर्तन का मतलब जैसे कि 0 और 3 विचलन है आपके पास में, 0 भी प्लस का है और 3 भी क्या है, प्लस का। 3 क्या प्लस का है क्या, नहीं। 97 में से 100 घटाते हैं, जब क्या प्लस का 3 बचता है क्या, नहीं। तो ये किसका बचता है, माइनस का 3 बचता है। तो माइनस का 3 बचता है, तो इसको क्या लगा सकते हैं, बार। मत समझना, ये बार का भी ऊपर लगाते हैं ना, 3 ऊपर, उसको बार भी बोलते हैं। बार का मतलब हो जाएगा कि एक बार उसको लिखो, समझ रहे हो ना, ठीक है। बारंबार उसको लिखते जाओ, इस प्रकार से बार होता है उसका मतलब मत समझ लेना।
इसका मतलब होता है ये प्लस में है और ये तो क्या है माइनस में। अब देखो जीरो के आगे आप प्लस लगा दो माइनस लगा दो तो किसी संख्या में से जीरो ऐड कर दो चाहे घटा दो, कोई परिवर्तन नहीं होता संख्या में, वो के कोई संख्या होती है चाहे प्लस की मान लो चाहे माइनस की मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना बच गया 97 में से 100 घटा दे तो माइनस का 3 बचता है, ठीक है। तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। परावर्तन इस प्रकार से निकाला जाता है। मैंने बता दिया कि परावर्तन का मतलब ही क्या होता है, परावर्तन का मतलब होता है परिवर्तन। और परिवर्तन किसका, चिन्ह का, चिन्ह किसके चिन्हों को परिवर्तन, विचलन के चिन्हों को परिवर्तन। ये क्या है आपके पास में जीरो, अब जीरो यहाँ पर प्लस मानी थी यहाँ पर माइनस मान लो, यहाँ पर माइनस मानी थी यहाँ पर प्लस मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो ना। जीरो में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और यदि मानो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ लो। अंक को देखो ये क्या है माइनस का 3 है तो इसके चिन्ह को परिवर्तन करते हैं तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। आई बात समझ में आपके पास में। और वो के वही जैसे कि निकलम विधि में 3 खंड बनाए जाते थे, निकलम विधि में जितने खंड बनाए जाते हैं उतने ही खंड आपके पास में परावर्त विधि में बनाए जाते हैं। परावर्त विधि में इसी प्रकार से 3 खंड आपको बना देने हैं, तीन खंड बना दिए आपने, ठीक है, 3 खंड बना दिए सर, ये लोग 3 खंड बना दिए, ठीक है, 3 खंड बना दिए। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये आपके पास में थर्ड हो गया। फर्स्ट खंड में निकलम विधि में क्या बताया था कि भाजक जो है उसको उतार लो, तो फर्स्ट खंड में वही भाजक उतार लिया। यहाँ पर निकलम विधि में पूरक संख्या लिखते थे, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, विचलन के अंकों को। विचलन के अंक क्या है आपके पास में, एक तो 0 है और एक आपके पास में -3, ये तो प्लस का है और ये माइनस का है, ठीक है, ये -3। फिर क्या करना है, नीचे क्या करना है, परावर्तन। परावर्तन कौन कौन निकाला है इसमें, तो परावर्तन का आपके पास में ये 0 है, ये आपके पास में क्या हो जाएगा प्लस का 3। और सेकंड जो खंड है इसमें कितने अंक लिखने हैं आपके पास में, जितने अंक भाजक में है, तो भाजक में 2 अंक है तो 2 अंक इसमें से लिख देते हैं 21, ठीक है। और ये शेष बचे हुए इसमें लिख देते हैं आपके पास में, समझ में आई होगी आपके पास में। फिर क्या करना है, वो इसको किससे गुणा करना है, इससे गुणा करना है, ध्यान रख लेना, परावर्त अंक से गुणा करते हैं। अब देखो इसको निकलम विधि में तो पूरक संख्या से गुणा करते थे, लेकिन सूत्र कौन सा पढ़ रहे हैं हम, परावर्त पढ़ने हैं ना, तो परावर्त विधि में परावर्त अंक से गुणा करना पड़ेगा, ध्यान रखना। परावर्त सूत्र पढ़ रहे भाई साहब, विधि सूत्र आपके पास में परावर्त विधि से कर रहे हैं तो परावर्त से गुणा करना, परावर्त से गुणा करते हैं, 2 से गुणा करते हैं 0 को, तो ये कितना आ जाता है 0 आ जाता है। अब लेकिन लिखना इसके नीचे नहीं है, इससे अगले वाले अंक के नीचे लिखना है। 2 को 0 से गुणा करते हैं तो क्या जाता है 0, फिर 2 को किससे गुणा करते हैं, 3 से गुणा करते हैं, प्लस के 3 से, ठीक है। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 और 0 कोई 1 हो जाएगा, 1 को किससे गुणा करते हैं 0 से तो ये 0 हो जाते हैं, और 1 को 3 से गुणा करते हैं तो ये कितना जाता है 3 हो जाता है, ठीक है। खंड में संख्या भी होगी, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3 और 2 कितना हो गए 5, ठीक है। 6 और 1 7 और 1 की आपके पास में क्या हो गया, भागफल हो गया, ठीक है। तो इसमें मुझे बताओ भागफल तो क्या आ गया, भागफल और शेषफल। तो मैंने बताया था कि इस खंड में जो भी होता है वो भागफल होता है, इस खंड में जो भी होता है आपके पास में वो शेषफल होता है। तो भागफल हो गया आपके पास में 21, शेषफल हो गया 75। समझ में आ गया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि इसमें समझ में आए तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं आपके पास में, अगले क्वेश्चन करके देखते हैं, अगले क्वेश्चन में आपके पास में पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। आप क्या शुरू में पढ़ते हो ना, शुरू में कोई भी चीज पढ़ते हो, कोई भी चीज पढ़े चाहे कोई भी हो, सबको अटपटी लगती है, समझना पड़ता है इसको। अगले क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं। देखो ऐसे ही जोड़ लो। अगला क्वेश्चन है, तरीका एक ही है बस, इसका यही तरीका है, इस तरीके से ही करना है तुम्हें। 16वां क्वेश्चन है भाई सब। 16वां क्वेश्चन क्या है, 13,385 भाग 131, ठीक है। तो आपको वही देखो आधार मानना है सबसे पहले। परावर्त विधि में क्या मानते हैं, सबसे पहले आधार। बताओ आधार किसके करीब है, 1000 के करीब तो नहीं है ना, तो 100 मानेंगे इसमें, ठीक है। 1000 करीब होता 1000 मानते हैं, ये 100 के करीब है तो 100 मानेंगे। फिर निकाला जाता है इसमें विचलन, क्या निकाला जाता है विचलन। विचलन का सूत्र क्या होता है, भाजक माइनस आधार, भाजक माइनस आधार। भाजक कितना है 131, आधार 100, इसमें से कटाते हैं तो कितने बच जाएंगे आपके पास में
ये बच जाएंगे 31। कितने बच जाएंगे आपके पास में? 31 बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे? बिल्कुल सर 31 बच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, 31 बच गए। तो 31 की बात करते हैं तो ये किसका है प्लस का, ये किसका है, ये भी प्लस का है। 31 ही तो बचे हैं भाई साहब, तो ये भी प्लस का है इसमें और ये भी प्लस का है। तो परावर्तन कितना हो जाएगा? परावर्तन निकालते हैं इसमें, परावर्तन हो जाएगा भाई साहब ये माइनस का 3, ये माइनस का हो जाएगा। परावर्तन का मतलब परिवर्तन, चिन्हों का परिवर्तन कर दो भाई साहब। माइनस ये प्लस का है, माइनस का कर दो और ये भी माइनस का कर दो। कहीं इसको ऐसे लिखा करो, देखो 3 में ऊपर माइनस, फिर इसको माइनस कर दो, ठीक। ये हो गया आपके पास में। अब क्या करना है, वही खंड बना देंगे, 3 खंड बना दिए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 खंड बना लिए। फर्स्ट खंड में क्या लिखना है आपके पास में, जो भी भाजक है उसको लिख देना है फर्स्ट खंड में। इसके नीचे विचलन को लिख देना है, प्लस का 3 है और प्लस का 1 है। परावर्तन क्या उसको लिख देना है माइनस का 3 माइनस का 1, ठीक है। इस प्रकार से लिखना है। और जितने अंक आपके पास में भाजक में है उतने अंक इसमें उतार लेते हैं। 133 बचे हुए अंकों को किसमें लिख देते हैं, इसमें लिख देते हैं, ठीक है। 3 अंक है, 3 अंक उतार लिए, शेष इसमें कर दिए। अब क्या करते हैं, वही विधि। अब परावर्तन क्या है, ये इससे गुणा करते हैं। 1 को किससे गुणा करते हैं, माइनस का 3 है, ये ध्यान रखना, ये माइनस का 1 है तो 1 को माइनस के 3 से गुणा करते हैं। इसके नीचे न लिख करके अगले वाले अंक के नीचे लिखेंगे। तो 1 को माइनस के 3 से गुणा करते हैं तो इसके नीचे लिखेंगे माइनस का 3, ठीक है। फिर 1 को माइनस के 1 से करते हैं तो फिर माइनस का 1। तो बताओ, फिर ये क्लियर हो गया। इस अंक की बात करते हैं, 3 माइनस 3 0, फिर 0 इससे गुणा करते हैं, इसके नीचे नहीं लिख करके इसके नीचे, तो 0 को 3 माइनस 3 से गुणा करते हैं तो 0, फिर इससे गुणा करते हैं तो भी 0, फिर क्या करते हैं, इसकी बात करते हैं। 3 माइनस 1 2 हो गया, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, और 0 2 बचे, तो 2 को फिर माइनस 3 से गुणा करते हैं, इसके नीचे नहीं लिख करके इसके नीचे लिखेंगे। 2 को माइनस 3 से गुणा करते हैं तो माइनस का क्या आएगा, 6 आएगा। 2 गुणा माइनस 3 माइनस का 6, ठीक है। फिर 2 को किससे गुणा करते हैं, माइनस के 1 से, तो ये माइनस का क्या आएगा 2 आएगा। ऊपर लगा दो, चाहे कहीं भी लगा दो, माइनस का से कहीं भी लगा दो, ठीक है। अब देखो हो गया क्लियर, इस खंड के पूरे इनसे गुणा करना है आपको, इस खंड के इस खंड से नहीं बोलना है, ठीक है। और फिर आप जोड़ दो इनको। देखो 5 माइनस 2 है, माइनस 2 है ना, तो ये कितना बच जाएगा आपके पास में, 3 बच जाएगा। और 8 में से 6 घटाते हैं। अब वो जोड़ने को बुलाया तो जोड़ लेंगे तो ये माइनस का है तो ये माइनस हो जाएंगे ना, प्लस और माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 2 बन जाएगा ना। और ये कितना हो जाएगा 2 0 1। फिर ये इसमें पूछा गया आपसे कि भागफल कितना हो गया सर, भागफल हो गया 102 लिख देना है यहाँ पर। और शेषफल कितना हो गया, शेषफल हो गया 23, ये लिख देना, ये आंसर हो गया आपके पास में, ठीक है। इसको उतारो जल्दी। अगली विधि है आपके पास में द्विजांक विधि। अब द्विजांक विधि लास्ट विधि है, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी द्विजांक विधि के बारे में, ठीक है। ध्यान से देखना, यदि समझ में नहीं आया वो तो पीछे कर लो वीडियो को और जब देखो दोबारा से समझ में आएगा जरूर, ठीक है। अगली विधि है द्विजांक विधि, बहुत ही सीधी विधि है। द्विजांक विधि से भाग लास्ट है, एक क्वेश्चन कराऊंगा द्विजांक विधि का, और जो भी शेष इसमें बचे हुए क्वेश्चन है 18वां 19वां 20वां आपको करना है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ 17वां क्वेश्चन बता देता हूँ। 17वां क्वेश्चन द्विजांक विधि, भाई साहब द्विजांक विधि, द्विजांक विधि से भाग करना सीखते हैं। 17वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो है भाग है 119 का, भाग है 119 का। बोलने पे भी ध्यान देना है, कुछ गलत लिखा कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है। देखो इसको द्विजांक विधि से कैसे करेंगे, तो द्विजांक विधि में ध्यान से देखो, समझ लो वो ही सिस्टम है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर वही 3 खंड बना लेने, इस प्रकार से, इस प्रकार से आपको 2 लाइन ऐसे खींचनी है और इस प्रकार से आपको बना लेनी है।
ठीक है, इस प्रकार से बना देते हैं। और बगल में लिखना है आपको क्रियापद। क्या लिखना है? क्रियापद। इसमें क्रियापद होता है, क्रियापद कैसे, ठीक है, क्रियापद कैसे। और इसमें दो चीजें होती है, मुख्यांक और ध्वजांक। जो भी आपके पास में भाजक होता है उसका लास्ट वाला जो अंक होता है वो ध्वजांक कहलाता है। ध्वजांक का मतलब क्या समझ में आ रहा है? झंडा जैसा कुछ समझ में आ रहा है। ध्वजांक का मतलब ध्वज, ध्वज का मतलब झंडा, और झंडा हमेशा ऊपर होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? ध्वजांक को लिखेंगे और ऊपर ही ऊपर लिखेंगे। ऊपर ऊपर लास्ट वाला अंक हमेशा ध्वजांक कहलाता है और शेष बचा हुए को मुख्यांक कहते हैं। मुख्यांक को इस प्रकार से यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। और जो भी संख्या है, ध्वजांक यदि एक अंक का यहाँ पर लिया है तो तीसरे खंड में आपको पास में इस भाज्य में से एक अंक यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो इसमें संख्या नहीं आएगी, तो इसको बड़ा कर देते हैं। इस एक अंक को यहाँ पर लिख देना है और पूरे सारे अंकों को फिर यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। ये लिख दिया, एक अंक को लास्ट में लिख देना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? देखो, इसमें सबसे पहले 11 का भाग देते हैं 5 में। नहीं जाएगा सर? ठीक है, नहीं जाएगा। तो अब 11 का भाग देते हैं, मिला दो इनको, 59 में भाग देते हैं। भाषा क्रियापद में कैसे लिखना है आपको? 59 भाग 11, 59 भाग 11। तो भागफल क्या बच गया? भागफल क्या आया? भागफल आ गया 11 5 के 55। भागफल आ गया आपके पास में 5। और शेषफल क्या आ गया? शेषफल आ गया आपके पास में 55, तो 4 शेषफल बच गया, ठीक है। तो जो भी भागफल आता है उसको लिखना है आपको यहाँ पर। जो भी शेषफल आता है, देखो कितने में भाग दिया आपने? 59 में भाग दिया, तो अगले वाली संख्या के जस्ट नीचे शेषफल को लिख देना है, ठीक है। नया भाज्य बोलेंगे इसको, जो भी संख्या इसको मिलाएंगे तो इसको बोलेंगे नया भाज्य। तो नया भाज्य क्या बन गया आपके पास में? नया भाज्य बन गया 42। फिर निकाला जाता है इसके पश्चात में, ये स्टेप ध्यान रखना, भाग के पश्चात ये शेषफल के अनुसार नया भाज्य बन गया। इसके पश्चात निकाला जाता है आपके पास में संशोधित भाज्य। और संशोधित भाज्य किस प्रकार से निकाला जाता है? ध्यान से देखो, संशोधित भाज्य जो भी नया भाज्य है, जो भी नया भाज्य है उसमें से घटा देते हैं ध्वजांक और भागफल जो भी आया है उसके गुणनफल को 9 × 5 को घटा देते हैं। 9 × 5 को घटा देते हैं, ठीक है। ये कितना हो गया आपके पास में? 42 - 9 × 45। और हमेशा ध्यान रख लेना कि 42 - 45 करते हैं तो माइनस में संख्या आएगी। माइनस में संख्या आने पर हमेशा ध्यान रखना है तुम्हें कि माइनस में जब भी संख्या आएगी ना तो आपको ये माइनस में नहीं आनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब है माइनस में संख्या नहीं आनी चाहिए। अब माइनस में संख्या नहीं आनी चाहिए तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए आपको कि भाग हमने 5 बार दिया है तो भाग आपको कितनी बार देना है? भाग देना है आपको 4 बार। कितनी बार देना है? ध्यान रख लेना, यहाँ पर ध्यान देना है, देने वाली बात यहाँ पर है। भाग कितनी बार देना है? फिर 4 बार देना है। तो लिख देना यहाँ पर, ये कैंसिल है पूरी, ये क्रॉस लगा देना, चाहे तो फिर से फर्स्ट लगाना है यहाँ पर। ऐसा लिखना है तुम्हें, लिखने की ट्रिक बता रहा हूँ, कोई गलत करने की बात नहीं है। यहाँ पर इतना क्रॉस लगा देना है, फिर आपके पास में दोबारा से फर्स्ट कि 5, फिर 59 में भाग देना है 11 का, तो भागफल कितना आएगा आपके पास में? अभी 5 बार देखा तो संशोधित भाज्य माइनस में आया, माइनस में नहीं आना चाहिए संशोधित भाज्य। तो भागफल अपने 5 आया, तो यहाँ पर भागफल कितनी बार देना है आपको? भाग 4 बार भाग देना है। तो 11 × 4 = 44 हो गए। 11 × 4 कितने हो गए? 44 हो गया। अब 44 शेषफल कितना बच गया? तो शेषफल बच गया आपके पास में 15। शेषफल कितना बच गया आपके पास में? 15। तो कितनी बार भाग गया दोस्तों? भाग गया आपके पास में 4 बार। शेषफल कितना बचा आपके पास में? शेषफल बच गया 15। शेषफल कितना बच गया? 15। तो ये कितना हो गया आपके पास में? 152 हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? 152 हुए कि नहीं हुए? 152 हो गए आपके पास में। ये 4 हो गए आपके पास में, 4 बार भाग गया, ठीक है। और मुझे बता नया भाज्य क्या बन गया? तो नया भाज्य बन गया आपके पास में 152। अब संशोधित भाज्य वही नियम है बस, बिल्कुल यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो एक और कम कर देंगे, भाग 3 बार दे देंगे। संशोधित भाज्य क्या आ गया? संशोधित भाज्य आ गया आपके पास में, जो भी नया भाज्य है आपके पास में 152, और जो भी 152 है उसमें से माइनस करते हैं जो भी
दुजांक है और जितनी बार भाग दिया है उसको 9 इंटू 4 करते हैं। क्या करते हैं? 9 इंटू 4 तो 152 माइनस 9 चौक कितना हो जाएगा आपके पास में? आपके 116। संशोधित वैध 116 हो गया तो सेकंड क्रियापद क्या आ जाएगा आपके पास में? जो भी संशोधित वैध होता है उसमें भाग दिया जाता है किसका? अपने मुख्यांक का। मुख्यांक कितना है आपके पास में? इसको मुख्यांक बोलते हैं, उसको बोलते हैं दुजांक। दुजांक कितना हो गया? 9। मुख्यांक कितना हो गया? 11। तो आपके पास में संशोधित वैध में भाग किया जाएगा तो क्यों झुक रहा है भाई साहब? संशोधित वैध में भाग दिया जाएगा 116 का। 116 का तो कितना बच गया भागफल? आपने भागफल बच गया आपके पास में फिर 11 का। 11 का भाग देते हैं 116। जो भी संशोधित वैध होता है ना उसका भाग दिया जाता है। फिर संशोधित वैध होता है उसमें भाग दिया जाता है किसका? देंगे आपके पास में जो भी मुख्यांक है उसका। अब 11 का इसमें भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा? देखो मैक्सिमम तुम 9 बार दे सकते हो भाग, ध्यान रखने। तो 11 9 कितना हो जाएगा? 99। 9 बार जाएगा और शेषफल इसमें कितना बच जाएगा? शेषफल बच जाएगा 99 का मतलब ये हो गया 17 शेषफल बच जाएगा। और भागफल को यहाँ पर लिखा जाएगा और शेषफल को देखो ये लिख दिया तो शेषफल को यहाँ पर लिखा जाएगा 17। यहाँ पर लिखा जाएगा, समझ रहे? इसके नीचे लिखा जाएगा। तो नया भाज्य क्या बन गया आपका? नया भाज्य बन गया भाई साहब 178, समझ रहे हो? और संशोधित भाज्य क्या आ गया? संशोधित वैध निकाला जाएगा आपके पास में। जो भी नया वैध है उसमें से घटा देते हैं जो भी दुजांक और आपका भाग जो दिया है जितनी बार इसने, समझ लो। तो 9 इंटू 9 को हम इसमें से घटा देंगे तो 178 माइनस 99 81, समझ लो। अब 178 में से 81 घटाते हैं तो कितने बच गए? 7 और ये बच गए 97 बच गए। 97 बच गए ना? 97 बच गए, ठीक है। तो संशोधित वैध आ गया। संशोधित वैध में फिर तीसरी स्टेप क्या हो जाएगी? तीसरी स्टेप संशोधित वैध में भाग दिया जाएगा। फिर मुख्यांक कितना है? 11 का इसमें भाग देते हैं तो भागफल कितना आ जाएगा? भागफल हो जाएगा 11 8 88 और शेषफल कितना हो जाएगा आपके पास में? शेषफल हो जाएगा आपके पास में 97 में से 88 घटाते हैं। 97 में से 88 घटा देते हैं। 97 में से 88 घटाते हैं तो कितने बचते हैं? 9, ठीक है। ये शेषफल हो जाएगा। तो भागफल जो आता है उसको तो आपको यहाँ पर लिखना है और शेषफल जो आता है उसको अगली वाली संख्या के नीचे। 17 इसके नीचे लिख दिया तो शेषफल कितना है? 9। तो ये हो गया आपके पास में इसके नीचे गुण कितना हो गया? 93 हो गया। फिर अगला वाला क्रियापद इसको हटाता हूँ। तीसरा ये चौथा पद ये हो गया आपके पास में शेषफल। 93 में क्या बन गया आपका? नया भाज्य बन गया। नया भाज्य क्या हो गया? 93। और फिर 93 में क्या करेंगे? फिर संशोधित भाज्य बनाएंगे। संशोधित भाज्य कैसे निकाला जाता है? संशोधित भाज्य निकाला जाता है जो भी नया भाज्य है उसमें से घटा देते हैं जितनी बार भागफल और इसका गुणनफल हो। भागफल और दुजांक के गुणनफल को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। देखो 9 इंटू 8 को क्या करेंगे? इसमें से घटाते हैं। भागफल अभी कितना आया है? 8 आया है और दुजांक 9 है। इसको गुणा करके जो भी नया भाज्य है उसमें से घटा देते हैं, वो संशोधित भाज्य कहलाता है। ये कितना हो गया? 93 माइनस ये कितना हो जाएगा? 72, समझ लो। और इसमें से घटाते हैं तो कितने बच गए? 93 में से 72 घटाते हैं तो 3 में से 2 गया तो 1 और 9 में से 7 गए तो 2, 21 बच गए, ठीक है। 21 बच गए, नहीं बच गए। फिर आपके पास में तीसरी स्टेप, फिर ये चौथी स्टेप। जो भी संशोधित वैध होता है उसमें भाग दिया जाता है किसका? अपने मुख्यांक का। संशोधित वैध 21 भाग दिया जाएगा मुख्यांक का। तो भागफल कितना हो गया आपका? तो शेषफल कितना हो गया आपके पास में? शेषफल हो गया 11 का 21 में दिया था एक बार, शेषफल बच गया 10, ठीक है। शेषफल बच गया आपके पास में 10। तो शेषफल को क्या लिखना है? भागफल को तो यहाँ पर लिखना है, भागफल तो ये हो जाएगा और शेषफल को फिर अगले वाले ये हो गया आपके पास में। तो शेषफल को क्या लिखेंगे? फिर यहाँ पर लिखेंगे। तो नया भाज्य क्या बन गया आपका? नया भाज्य 107 बन गया। नया भाज्य हो गया आपके 107। फिर इसके बाद में संशोधित भाज्य निकालते हैं। संशोधित भाज्य वही विधि बिल्कुल
आधे स्टेप में पहले भाग दो, फिर नया भाज्य, फिर संशोधित भाज्य, फिर संशोधित भाज्य में भाग दिया जाता है। संशोधित भाज्य कितना हो जाएगा मुझे बताओ। जो भी नया भाज्य है उसमें से ध्रुवांक और आपके पास में अभी जो भागफल आया उसके गुणनफल को घटा देते हैं। तो 9 इंटू में को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 9 इसमें से घटाते तो ये कितने बच जाता है, 98 बच जाता है। ठीक है।